हेलो फ्रेंड्स। कल एग्ज़ाम दिया आप सबने, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन उसके लिए थोड़े 2 to 5 मिनट्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो भी आपका मिस हो गया है तो नेक्स्ट टाइम ना हो। सबसे पहले तो अभी नेक्स्ट टाइम भी बहुत मतलब नेक्स्ट टाइम भी मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हम इसकी एग्ज़ाम लेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट वन कि भी ये एग्ज़ाम आपके लिए है। ओके, सपोज मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें से आपको 6 या 7 आते हैं, तो उतने ही लिखे सबसे पहले। बाकी के 3 देखने देखने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है पहले उतना लिखे, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट टाइम तो उतना ही आएगा। ऐसा तो नहीं कि सबको फर्स्ट टाइम में 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सबके सब आएंगे। ओके। सेकंड चीज, जो भी डायग्राम है, ओके, इस चैप्टर में जो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो जो भी डायग्राम है उसको सबसे पहले पेंसिल स्केल और उस हिसाब से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर वो कर्व आता है तो उसको कैसे स्केल से ड्रॉ करेंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन आती है वो सब पेंसिल से और स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, लेबलिंग अच्छा करें। ओके, उसके बाद मैं पहले भी आपको बोलता था जब आप 9th में थे तब, कि भाई कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, कोई भी टॉपिक है उसमें कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, आपके 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन में आपने कितनी लेंथ में लिखा है वो सब चेक करते हैं वो। आप मेन पॉइंट लिख देंगे जो सही है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमें पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये सब चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। उसके बाद आज हम ये टॉपिक करने वाले मोस्ट 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 इंपोर्टेंट 4 मार्क का टॉपिक के लिए। ओके, तो सबसे पहले लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो लास्ट वाले सब पोर्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन। आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी रेस अगर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो मीडियम चेंज कर देंगे। ओके, सपोज कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर इसके ऊपर रे इंसिडेंट हो रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या था कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे वापस जाते थे। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज कर देंगे कि सपोज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। मतलब कोई भी एक सरफेस के ऊपर होगा तो वो रे आर पार निकल जाएंगे, इसके यहाँ से निकल जाएंगे। रिफ्लेक्शन में उसी सरफेस में वापस जाते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे इंसिडेंट होंगे तो यहाँ पे वापस निकल जाएंगे। ओके, तो ये उसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। ओके ओके, एक ग्लास लैब है पूरा का पूरा। प्रिज्म आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही ये ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास लैब है। ओके, तो उसकी एक सरफेस में मैंने एक रे इंसिडेंट किया यहाँ पे, उसका नाम क्या, पी क्यू। तो पी क्यू मतलब क्या है, पी क्यू की बात नहीं कर रहा भाई मैं, पी क्यू नहीं, पी क्यू। ओके, पी क्यू मतलब क्या, इंसिडेंट रे। अब वो थोड़ा मतलब मैंने इस मीडियम में डाला था, लेकिन उसने मीडियम चेंज कर दिया तो वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब थोड़ा एंगल चेंज करेगा। ओके, तो वो अभी यहां से बाहर निकल रहा है क्यू आर, मतलब इसका नाम क्या, रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू मतलब क्या, इंसिडेंट रे। क्यू आर मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब दोबारा यहाँ पे क्यू आर रे यहाँ पे आ रहा है और वो दोबारा एंगल चेंज कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए। अभी ये सपोज ये पूरा का पूरा किससे बना है, ग्लास से बना है। यहाँ पे क्या है, एयर, दोनों साइड। ओके, तो सबसे पहले ये कौन सा मीडियम, एयर, और ये कौन सा मीडियम, ग्लास। तो एयर से ग्लास में आ रहा है तो उसने एंगल चेंज किया। अभी यहाँ वो ग्लास से एयर पे जा रहा है तो दोबारा एंगल चेंज किया। ओके, तो पी क्यू मतलब क्या, इंसिडेंट रे। क्यू आर मतलब क्या, रिफ्रैक्टेड रे। एंड आर टी मतलब क्या, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब जहां से वो बाहर निकल रहा है, इमर्जेंट रे। ओके, मतलब ये 3 पार्ट, सबसे पहले पी क्यू, क्यू आर एंड आर टी। ओके, अब उसके बाद इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पे बोलूंगा इंसिडेंट रे, और ये बोलूंगा R1, यहां पे R2, और ये स्मॉल ई। स्मॉल ई मतलब क्या, इमर्जेंट एंगल। आई मतलब क्या, इंसिडेंट एंगल। ई मतलब क्या, इमर्जेंट एंगल। और R1 R2 क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं पूरी कथा बोल रहा हूँ यहाँ पे।
2 बार बोलूंगा, पूरी की पूरी कथा आपको बहुत ध्यान से शांति से सुननी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एज शोन इन द फिगर, वी हैव अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD. Here we have to incident wave which is known as PQ. The medium change, therefore the incident ray is reflected to QR. Okay, again medium change, therefore we get another ray which is RT. It is known as emergent ray. मतलब सबसे पहले रे के लिए लिख दिया। ओके, उसके बाद इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कोई भी लिख सकते हैं, x डैश, तो PQX, ये कौन सा एंगल हुआ, इंसिडेंट एंगल। ओके, और फिर यहाँ पे y डैश, तो R नहीं लिख सकते, TRY डैश, वहां पे क्या लिखेंगे, इमर्जेंट एंगल। ये दोनों एंगल क्या हुआ, इमर्जेंट एंगल। ओके, ये इंसिडेंट एंगल हुआ, ये इमर्जेंट एंगल हुआ सबसे पहले। उसके बाद फॉर AB सरफेस PQ इज इंसिडेंट रे एंड QR इज रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से, फॉर AB सरफेस PQ इज इंसिडेंट रे एंड QR इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, उसके बाद फॉर DC सरफेस QR इज इंसिडेंट रे एंड RT इज रिफ्रैक्टेड रे। मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूं, पूरा रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी मेरे पास अगर मैं पूरी रेक्टेंगल की बात करूं, 3 रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इमर्जेंट। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सरफेस की बात करूं तो 2, ऊपर वाला इंसिडेंट, नीचे वाला रिफ्लेक्टेड। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं सरफेस की, तो उसका ऊपर वाला रे कौन सा, इंसिडेंट, और उसके आगे नीचे वाला रे रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन ऐसे करना है। ओके, और उसके बाद उसके लॉ लिखने हैं जो मैंने एग्जाम में पूछे थे। एग्जाम में किसका लॉ पूछा था मैंने, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड राइट इट्स लॉ। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है और उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके लॉ लिखना है। ओके, तो लेकिन सबसे पहले ये आप देख लो, उसके बाद एक और बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वन मोर टाइम, मैं साथ में बोल भी रहा हूं तो आपको पता चलेगा अच्छे से। As shown in the figure, we have a rectangular glass slab ABCD. Here PQ ray is incident ray, QR ray is reflected ray and RS ray is emergent ray. तीनों के नाम लिखने हैं, PQ, QR, RS। नाम कोई भी दे सकते हैं, PQ, RS। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे T लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑलवेज T लिखना है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपना नाम मत लिखना। ओके, हो गया यहाँ पे। मतलब क्या, ये रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, एक्चुअल में वो सीधे सीधा ही जाना चाहिए था ना, मतलब स्ट्रेट यहां से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इतना डिस्टेंस में चेंज आएगा। वो एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअल में निकलता है यहां से, मतलब इतना डिस्टेंस में चेंज हुआ। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। जो रे शिफ्ट हो गया, यहां होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हो गया, ये शिफ्ट हो गया, तो इसके इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। 12th साइंस में भी ये आएगा आपको। ओके, अभी ये 10th के लिए। ओके, यहां तक हो गया। ये कौन सा, इंसिडेंट, ये R1, ये R2 और ये E मतलब इमर्जेंट, I मतलब इंसिडेंट। ओके, फॉर AB सरफेस PQ is incident ray and QR is refracted ray. For DC surface, QR is incident ray and RS is emergent ray. हो गया, ये सब कथा लिखनी पड़ेगी, एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में भी एक बार रीड कर लेना,
मैं जो बोल रहा हूँ अंदर वैसा ही लिखा है। ओके, तो हो जाएगा डन। तो ये था हमारा। उसके बाद इसके लॉ लिख रहे हैं सबसे पहले तो। उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the line which is separating these two ray, all of three lie in the same plane। प्लेन बोल रहा हूं मैं, प्लेन प्लेन, मीडियम नहीं बोल रहा हूं। रिफ्लेक्शन वाले लॉ में यही लॉ, ये भी यही आया थी लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द लाइन विच इज सेपरेटिंग दिस टू रे, ऑल ऑफ थ्री लाई इन द सेम मीडियम बोला था मैंने। इसमें मैं सेम प्लेन बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। इंसिडेंट रे, refracted ray and the line which is separating these two ray, all of three lie in the same plane। same plane, okay, सब साथ में प्लेन में जा रहे हैं। ओके, सेम प्लेन में। ओके, सेकंड लॉ, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, सेकंड लॉ बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल and the sign of reflection angle is equal to constant। ये सेकंड लॉ है आपका। वन मोर टाइम, the ratio of sin of incident angle and sin of reflection angle is equal to refraction angle is equal to constant। अब ये साइन मतलब वो 10th में 9th में आता था आपको मैथ्स में, साइन cos tan, वो सब वो वाला साइन। ओके, तो ये आपका लॉ। सबसे पहले ये सेकंड टॉपिक है हमारा। सबसे पहले 4 मार्क का रेक्टेंगल ग्लास स्लैब वाला हुआ, डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी अच्छा है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों लॉ लिख रहे हैं और साथ में ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, और आज का नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहां तक आपको पता चल गया। ओके, क्या नाम है टॉपिक का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका सिंबल है ईटा। ये एन नहीं किया है मैंने, बड़ा किया है ऐसा, ये नहीं किया है, ये किया है। इसे बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ई फॉर इमली, ई फॉर ई। क्या लिखा है ये मैंने? ईटा लिखा है। ओके, ये उसका सिंबल है। डोंट से एन। ओके, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ पे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, हमने जो कांस्टेंट लिखा था वो कांस्टेंट क्या है भाई? ईटा। क्या है भाई? ईटा। और इस ईटा का नाम क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेक्स्ट में ये डायग्राम भी ड्रॉ किया है। अगर मैंने यहां से ऐसे कर रहे हैं, ये एयर है, ये ग्लास है, यहाँ पे स्पीड थी v1, यहाँ पे स्पीड है v2। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ईटा। अब यहाँ पे मैंने लिखा ईटा 21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम 1
एंड वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम 2, इसलिए मैंने यहाँ पे v1 अपॉन v2 लिखा है। ये लिखा मैंने ईटा 21, इसको बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, उसे हम क्या बोलते हैं, ईटा 21। सपोज मुझे ईटा 12 लिखना है तो हम क्या करेंगे, v2 अपॉन v1, ये ध्यान रखना, ईटा 21 मतलब ये मैंने जो पहले लिखा ना तो वो नीचे आएगा, यहाँ पे मैंने 1 पहले लिखा तो वो नीचे आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। समझ में आया भाई, श्योर, ओके। तो उसके अलावा इसमें ये भी है, तो ये सबसे पहले डायग्राम ये लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ये आपको ये सब ये तो करना है, ये साथ में लिखना भी है कि ईटा 12 और ईटा 21 का मतलब क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये उसके अंदर कि भी ईटा की एक दूसरी फॉर्मूला है, ईटा इक्वल टू सी बाय वी, इसे लिखा है अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम सी। वैक्यूम मतलब ऊपर की बात कर रहा हूँ, कौन सा टॉप फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ओके उससे भी ऊपर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम एटमॉस्फेयर के ऊपर, ओके वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या है, सी, ईटा इक्वल टू सी बाय वी। मतलब इसकी कितनी फॉर्मूला हुई, सबसे पहले ईटा इक्वल टू सी बाय वी, उसके बाद हुआ v1 अपॉन v2, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं तो ठीक है, सी बाय वी भी लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं। तो सर कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, वो कब पता चलेगा, सबसे पहले अभी आप 10th में हैं तो उसके वजह पे आपको सिर्फ एक ही या दो न्यूमेरिकल है इसके, सिर्फ एक और 1 और 2 ही है। अगर आप 12 साइंस में जाएंगे तो उसके अपने 15, 20, 25, 30, 40 न्यूमेरिकल, लेकिन अभी हम 12 साइंस में नहीं, अभी हम किस केस में है, 10th में। 10th सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है, ओके। उसमें अगर आपको स्पीड दी है तो फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। और ये तो अभी सिलेबस में नहीं है आपके, मतलब अभी फॉर्मूला ये सब है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये सबसे ज्यादा आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ओके। तो ये थे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, सपोज आपका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मेरा भी होता है, ओके, इस पेन का भी होता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो 2 या 3 है जो फिक्स है और सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो सबसे पहले हम याद रखते हैं। सबसे पहले एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना, 1, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो कितना, 4/3, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 1.33, ओके। सबसे पहले एयर के लिए क्या 1, वाटर के लिए 1.33 या फिर 4/3, और तीसरा ग्लास, ग्लास के लिए क्या 1.5। कौन सा, पानी पीने का ग्लास, कोई भी ग्लास, मतलब जो ग्लास होता है ना, ओके, कांच, ओके, उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। ये 3 है, उसके अलावा टेक्सों में पूरा एक टेबल दिया है, 10-15 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए अलग अलग, सब हमें याद नहीं रखने, ये सिर्फ 3 याद रखने हैं। अगर एग्जाम में इसके अलावा कोई आएगा तो हमें बाद में दिया होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, लेकिन इस 3 के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। एयर के लिए कितना 1, वाटर के लिए कितना 1.33, और ग्लास के लिए कितना 1.5, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पोर्शन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ग्लास लैब, उसके बाद लॉ, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। सब आपको बहुत अच्छे से देखने, प्रिपेयर करने और होमवर्क में लिखने भी है। आज के बाद मैं बोलूंगा नहीं कि आपको होमवर्क करना है, सब जितने भी हम टॉपिक करें सब 2 टाइम आपको लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है।